पेरिस 2024 इंडिया मांगे गोल्ड। ये इंडिया टीवी की खास पेशकश। सबकी निगाहें पेरिस 24 पर हैं और ये हमारी ग्रैंड कवरेज आप देख सकते हैं इंडिया टीवी कनेक्टेड टीवी पर, यूट्यूब चैनल पर, इंडिया टीवी स्पोर्ट्स पर, और यहां आपको मिलेंगे हर तरह की कवरेज। और अब हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, केएल सुहास। बिल्कुल आपको बता दें, आईएएस ऑफिसर हैं। इतना ही नहीं, टोक्यो में मेडल विनर हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, एशियन चैंपियन रह चुके हैं, और वो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुहास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो यही कि टोक्यो में हमने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी। आपकी पेरिस से क्या उम्मीदें, क्या मेडल आस? देखिए, टोक्यो से पहले भी जब मुझे पूछा था तो मैं यही कहा था कि परफॉर्म करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है। ये स्पोर्ट्स में भी लागू है और जिंदगी में भी लागू है। तो पेरिस में भी मैं अपने आप के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता हूं। तो ट्रेनिंग अच्छे से करें और देश के लिए जितना बेहतर से बेहतर कोशिश कर सकते हैं उतना कोशिश मैं करूं। और बाकी रिजल्ट तो उस दिन, खेल ऐसा है कि इतने सालों में मैंने मिलीमीटर से हारा भी है, मिलीमीटर से जीता भी है। तो हार जीत खेल में इस पार्ट ऑफ द गेम है, क्योंकि हर खिलाड़ी जो पेरिस में आएगा वो चाहेगा कि देश के लिए मेडल जीते, और हम लोग भी वो चाहेंगे और मैं भी वो चाहूंगा। बट आई डोंट वांट टू पुट अनड्यू प्रेशर ऑन माई सेल्फ थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि रिजल्ट और जो फियर ऑफ फेल्यूर है उसके वजह से कंप्लीट परफॉर्मेंस कभी कभी ग्राउंड में नहीं आती है। सो आई वांट टू गो इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। एंड पिछले कुछ साल में मेरा फॉर्म अच्छा रहा है। जैसे आपने कहा, एशियन पैरा गेम्स में चाइना में हंगजाओ में गोल्ड मेडल मिला है। अभी कुछ महीने पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है, प्लस वर्ल्ड नंबर 1 मिला है। परंतु मैच में जब भी शुरू होता है वो 0-0 से शुरू होता है। आप वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 100 है, इट डज नॉट मैटर। ऑन द डे परफॉर्म अच्छा करना है, कोशिश यही करूंगा। मतलब जो भी उपलब्धियां आपकी हैं, जो भी मेडल्स आपने जीते हैं, उन सब का प्रेशर लेकर आप मैदान में नहीं जाते हैं, क्योंकि फिर प्रेशर और बढ़ जाएगा। सुहास जी, कितनी अच्छी बात आपने कही। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जब आप फील्ड पर जाते हैं, खासकर कोर्ट में जब आप जाते हैं, आपके हाथ में आपका रैकेट होता है और परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, उसके बाद आप जीतते हैं, इतने सारे मेडल्स आपकी झोली में आते हैं, लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी है ना नंबर 1 की, वो कैसे बनी रहती है? एक मेडल जीत लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार नंबर 1 बने रहना, उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, उसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए? जी ज्योत्सना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो कहावत है ना फेमस, कि पहाड़ चढ़ना तो आसान है बट पहाड़ पे ज्यादा देर रुकना, जो सक्सेस की जो पहाड़ जिसको कहते हैं, वो ज्यादा कठिन है। क्योंकि और लोग जो नीचे रहते हैं और लोग उतना तेजी के साथ उतना प्रिपेयर करके आते हैं। तो कंसिस्टेंसी के लिए मेरा ये मानना है कि आप रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचें। कभी हार कभी जीत लगी रहती है। आप हर मैच में भी आप देखेंगे कि ये जरूरी नहीं कि आप 100% पॉइंट्स आप जीती जाएंगे। आपको दूसरे खिलाड़ी से बेहतर खेलनी है और उससे ज्यादा पॉइंट्स बनानी है। तो मेजर टूर्नामेंट्स में, ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, वो सारे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द माइंड। आप कैसे दो कानों के बीच में आपके दिमाग को संतुलित रखते हुए, काम और कंपोजर के साथ आपकी ट्रेनिंग को कितना बेहतर तरीके से फील्ड पे उतार पाते हैं, इट ऑल देन कम्स डाउन टू द माइंड। सो आई वांट टू ट्रेन माय माइंड अकॉर्डिंगली विदाउट पुटिंग अनड्यू प्रेशर। एंड मुझे उम्मीद है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूं वहां पे, तो रिजल्ट सकारात्मक आने की संभावना काफी ज्यादा है। सर, एक सवाल हम आपसे समझना चाहते हैं। आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस आपने क्वालिफाई किया है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या रहता है? कितने घंटे आप निकाल पाते हैं इस शानदार रिजल्ट्स के लिए? दोनों ही जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे मैनेज करते हैं? जी, आपने सही कहा कि अर्ली मॉर्निंग और जो लेट नाइट्स हैं वो हमारा ही होता है, इन द सेंस कि कोई उस टाइम पे परिवार के साथ समय बिताता है, कोई फिल्म देखते हैं, कोई टहलने चले जाते हैं। तो मेरा ये रहता है कि अर्ली मॉर्निंग्स एंड लेट नाइट्स को मैं फील्ड पे मैं टाइम दूं, बैडमिंटन ट्रेनिंग के लिए टाइम दूं। और बैडमिंटन ऐसे गेम है, अधिकांश रैकेट गेम्स ऐसे होते हैं कि स्पोर्ट्स में जब आपका अगर 1.5 से 2 घंटे हाई इंटेंसिटी अगर ट्रेनिंग हो जाए तो वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि जिस इंटेंसिटी के साथ आप कोई भी टीवी में मैच देखिएगा, 1 घंटे मैच खेलते होंगे बट वो 1 घंटे में
इतनी ज्यादा इंटेंसिटी रहती है। बैडमिंटन भी ऐसा गेम है कि बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस डिमांड करती है। सो 2 घंटे लगभग ऑन द कोर्ट ट्रेनिंग रहती है, प्लस लेट नाइट्स में मैं जिम और फिजिकल फिटनेस में करता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में आप देखिएगा इन जनरल जो फिजिकल फिटनेस लेवल्स आप पुराने ओलंपिक्स से और आज की तारीख में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को कंपेयर करिए, कंटिन्यूसली फिजिकल फिटनेस की स्तर कंटिन्यूसली इंप्रूव होती रही है। तो वी हैव टू बी अप टू द मार्क इन टर्म्स ऑफ स्किल एंड देन इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। हेल्थ सर, इसी से मैं एक अगला सवाल आपसे जो पूछना चाह रही हूँ वो इंजरीज को लेकर है, क्योंकि आपने फिजिकल फिटनेस की बात की। अक्सर हमने देखा है कि खासकर जो रैकेट गेम्स होते हैं उसमें इंजरीज बहुत ज्यादा होती हैं। एंकल पे प्रेशर आता है, नी पे प्रेशर आता है, कई बार रिस्ट को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने आप को इंजरीज से कैसे बचाते हैं, कैसे रिकवर और रिकूप करते हैं? ज्योत्सना जी, ऐसे लग रहा है आप वाकई में रैकेट स्पोर्ट्स खेली है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट मसल्स पता है कि कहाँ कहाँ इंजरीज होती है। एंकल, रिस्ट, नी सब आपने गिना दी। आपने बिल्कुल सही कहा, दिस इज ऑलवेज ए चैलेंज, देर इज नो इजी वे। एक जो अगर टेक्निकल बातें मैं कहूँ कि इनफैक्ट ये सब के लिए भी लागू है, जो मसल स्ट्रेंथनिंग है। कई बार होता क्या है कि हम लोग रिपीटेडली स्ट्रेस तो डालते हैं बट मसल स्ट्रेंथिंग पे ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए नी पे क्यों जोर पड़ती है? क्योंकि जो उसके ऊपर का क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और उसके नीचे का काफ मसल, ये 3 मसल्स अगर स्ट्रांग है तो नी पे ये इतना प्रेशर नहीं पड़ता है। तो इसलिए मसल स्ट्रेंथनिंग पर ध्यान देना जरूरी है। और उसके बाद रिहैब और रिकवरी भी आज की तारीख में बहुत जरूरी हो गया है। रिहैब रिकवरी माने खेलना जितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बॉडी को कंप्लीट पोटेंशियल को रिकवर करने के लिए जो आपको टाइम देनी है, एक्सरसाइजेस करनी है, वो भी करना है। इसके बावजूद भी इंजुरीज रहती है। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल मेजर एथलीट्स, इंटरनेशनल एथलीट्स, एंड देन यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। कभी कभी आपको दर्द में भी खेलना पड़ता है, बट देयर इज नो इजी आंसर फॉर दैट कि मेंटली स्ट्रांग रहते हुए जो बेस्ट पॉसिबल है वो देना पड़ता है। सर, एक सवाल हमारे मन में यह आ रहा है कि आपकी बैडमिंटन की शुरुआत कब हुई? क्योंकि आपके एकेडमिक लॉरल्स को अगर देखें तो जनरली आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया जहां माना जाता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर तो ठीक है, कॉम्पिटिटिव तक नहीं। तो आप बैडमिंटन कब खेलना शुरू किया और कब आपने देखा कि अब मैं प्रोफेशनल या कॉम्पिटिटिव जा सकता हूं बैडमिंटन में? प्रोफेशनल तो मैंने बहुत हाल में ही किया है। 2016 में एशियन चैंपियनशिप बीजिंग में खेला था, जहां मुझे गोल्ड मेडल मिली थी। वो प्रोफेशनल शुरू किया था। बट जो स्पोर्ट्स है, बचपन में मुझे याद है जब पापा खेलते थे, उस यहाँ आज की जमाने में बहुत कम हो गया है, वो एक बॉल बैडमिंटन हुआ करता था, लकड़ी की रैकेट होती थी और वुलन टाइप का बॉल होता था। आज की तारीख में शायद ही कोई खेलते हो। तो उसमें मैं बहुत छोटा हुआ करता था, स्कूल जाता था, स्कोरिंग करने के लिए खड़ा कर देते थे। मैं देखता था दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो उसके बाद कभी कभी रैकेट लिया और खेल लिया। बाद में बैडमिंटन का इंडोर स्टेडियम्स उस जमाने में बहुत ज्यादा नहीं था, तो आउटडोर में खेलते थे। जैसे भारत देश में अधिकांश लोग कभी क्रिकेट खेल लिए, वॉलीबॉल खेल लिए, बचपन में वही कोशिश करते थे कि जितना खेल सकते हैं। बट जैसे चाइल्डहुड में घर में रहता है कि आफ्टर हाई स्कूल मेन पढ़ाई था कि लगभग मुझे याद है 12th तक तो एक तरह से कि 8th to 12th के बीच में हमारे देश में स्पोर्ट्स पे जोर देना काफी मुश्किल हो जाता है अगर आप पढ़ाई भी बहुत सीरियसली कर रहे हैं। तो एक तरह से छूटी गई थी। जब इंजीनियरिंग में एनआईटी सूरतकल से इंजीनियरिंग किया, तो वहां जब गया तो वहां फिर दोबारा रैकेट पकड़ा। सो देन इट इज ऑफ एंड ऑन। जब आईएएस एकेडमी पहुंचे तो वहां भी ट्रेनिंग करने का मौका मिला। एंड मेरा ये कहना है खास तौर पे युवाओं के लिए, ये सबके लिए लागू है। आप वो चीज चुनिएगा जो आपको खुशी देती है, जिससे आपको प्यार है। किसी को सिंगिंग में प्यार है, किसी को आर्ट्स में प्यार है, तो ये जरूरी नहीं है आप उसको प्रोफेशनली परस्यू करें। दिन में अगर 1 घंटे आप उसमें देते हैं तो एक तो आपका माइंड रिफ्रेश होगा, बाकी टाइम पे आप जो काम करते भी हैं आप उसको बहुत अच्छे से एफिशिएंटली आप रिजल्ट दे पाएंगे। तो 1 hour फॉर व्हाटएवर यू लव, यू टेक दैट एज पैशन। प्रोफेशन आपको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है जी। तो आप वो मोमेंट, एक हाँ। सेकंड, इसी के कंटिन्यूएशन में वो मोमेंट कब आया? आपका प्यार था, आप खेलते रहे, वो एनआईटी के दिन हो या फिर आईएएस की ट्रेनिंग के दिन हो, लेकिन वो मोमेंट कब आया जब आपको लगा कि मैं प्रोफेशनल खेल सकता हूं? एशियन चैंपियनशिप में आप गए, वो माहौल क्या बना, वो सिचुएशन क्या बनी? हम आपसे वो जरा समझना चाहते हैं।
एक्चुअली 2016 में इंडियन पैरा बैडमिंटन के कोच आए थे आजमगढ़ में। मैं वहाँ पोस्टेड था, तो वहाँ पे मुझे एक टूर्नामेंट को इनॉग्रेशन करने में गया था। जी। और वहाँ पे जो स्टेट लेवल एबल बॉडीड प्लेयर्स थे, इनॉग्रेशन करने से पहले सुबह 7 बजे की टाइम थी। मैंने कहा मैं भी थोड़ा खेल के देखता हूँ। तो वहाँ इंडियन टीम कोच ने मुझे खेलते हुए देखा, तो फिर उन्होंने कहा आप तो अच्छा खेलते हैं, आप पैरा बैडमिंटन पैरालंपिक्स में ये सोच सकते हैं कि आप इसको पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंने कहा अरे नहीं नहीं, ये हमारे पास कहा ये सब के लिए टाइम नहीं है। मैंने उनको मना कर दिया। उन्होंने अपना कार्ड और नंबर दिया कि अगर कभी मन करे तो आप फोन करिएगा। लगभग 4-6 महीने हो गया। उसके बाद रात में 11:30-12 बजे, जैसे हम लोग कभी कभी आत्मावलोकन करते हैं जिंदगी में आगे क्या है, बहुत सारे जिज्ञासा जब अकेलेपन महसूस करते हैं या अकेले में बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि जिंदगी में आगे क्या। तो जब मैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और इन सब चीजों के बारे में जब देखने लगा, मुझे लगा कि एक बार खेल के देख ले। और पहले मैं बहुत लोगों को बताया भी नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये सफर बहुत आगे जाएगा भी। मुझे लगा ये एक बार ऐसे ही जाके आते हैं। फोन किया कोच साहब को, कि उन्होंने कहा अच्छा बहुत महीने बाद आपने याद किया, ठीक है तैयारी करिएगा। तो उस वक्त बहुत लोगों को किसी को बताया इसलिए नहीं था क्योंकि शायद जीतने का बहुत उम्मीद मुझे खुद नहीं थी कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कैसे होगा। और अगर बोल के फिर हार के आएंगे तो फिर और कहेंगे अच्छा यही गए और हार के आए। बट देन एज दे से ये सब डेस्टिनी होता है। तो गए, फर्स्ट मैच हारते हारते जीते। देन फ्रॉम देयर आई बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट एथलीट्स टू बिकम गोल्ड एशियन चैंपियन एज एन अनसीडेड प्लेयर। तो इट वाज डेस्टिनी। जिंदगी में मैं कभी सोचता नहीं था बचपन में कि हम कंप्यूटर इंजीनियर एनआईटी से बनेंगे या आईएएस बनेंगे या पैरालंपिक मेडल, ये सब आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड, डेस्टिनी हैज बीन काइंड। मैं हमेशा मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग लोग होंगे, शायद मुझसे ज्यादा डिजर्विंग होंगे, तो वो शायद एग्जामिनेशन के उस पल पे उतना अच्छा नहीं कर पाए होंगे या कहीं स्पोर्ट्स पे उतना अच्छा नहीं कर पाए होंगे। मैं रोज जब उठता हूं तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आई एम थैंकफुल। उससे क्या रहता है कि उससे ग्राउंडेड रहते हैं कि आप अननेसेसरली, क्योंकि ना जब आप कोई भी किसी भी स्ट्रीम में ऊपर पहुंचते हैं, तो अगर मेरा ये मानना है कि इफ यू आर ग्राउंडेड दैट इज गुड फॉर योर रिजल्ट्स आल्सो, एंड दैट इज ट्रू आल्सो। फाइनली हमें अपनी औकात हमें पता है। हम बचपन में कभी सोचते ही नहीं थे कि हम आईएएस बनेंगे या पैरालंपिक मेडलिस्ट बनेंगे, बट गॉड हैज बीन काइंड, सफर यहाँ तक ले आए तो एक्सट्रीमली। सुहास जी, मतलब यू नेवर लेट सक्सेस गो टू योर हेड एंड अफेक्ट योर गेम। और आपकी बातें इतनी इंस्पिरेशनल हैं। अगर मैं कुछ 2-4 चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ 2-4 चीज़ों की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, एक ये कि हॉबी होना ज़रूरी है। कब वो हॉबी पैशन में तब्दील हो जाएगी यू कैन नॉट से। दूसरी बात ये कि फोकस्ड रहना इंसान का बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अपनी हॉबी भी क्यों ना परस्यू कर रहे हैं, अगर आप फोकस के साथ, पेशेंस, परसिवरेंस के साथ उसे परस्यू करेंगे तो यू कैन डू वंडर्स। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कही वो ये कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट टू नॉट स्टार्टिंग। मतलब लोग कहते हैं ना कि अरे मैं 30 का हो गया, मैं 35 का हो गया, या मेरी उम्र निकल गई है। तो आप उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं कि कभी भी हम कोई भी किसी भी सफर पर जा सकते हैं, कोई नई हॉबी को परस्यू कर सकते हैं या पुरानी हॉबी को प्रोफेशन में तब्दील कर सकते हैं। अब इतनी सारी बातें हो रही हैं तो एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि जितना मैं आपकी बातों से समझी हूँ कि आपने एज अ हॉबी इस गेम को परस्यू किया, इसका मतलब आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। तो ये फॉर्मल ट्रेनिंग आपने क्या एशियन गेम्स के बाद लेनी शुरू की, और पुराने सुहास और ट्रेंड सुहास में आपने क्या अंतर पाया? मतलब हाउ डिड दैट ट्रेनिंग चेंज्ड यू? या जब टोक्यो जाने से पहले, जब टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना था, तो तब मुझे फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने ली। तो फॉर्मल ट्रेनिंग में लेना चाहिए अगर किसी को भी, अगर प्रोफेशनली ये करना है, compete करना है, यू हैव टू बी गुड इन स्किल्स। अधिकांश ओलंपिक गेम्स आज की तारीख में इतनी ज्यादा टेक्निकल हो गया है, उसमें अच्छा कोच होना और आपकी स्किल लेवल कंटिन्यूस अपग्रेड होना, एंड नॉट ओनली फॉर्मल ट्रेनिंग एक बार लेना, कंटिन्यूसली, क्योंकि दूसरा खिलाड़ी भी जब अगले बार खेलने आ रहा है तो वो आपके गेम को भी समझ के और बेहतर खेलेगा और वहां खिलाएगा जहां आप वीक हो, कोई भी खिलाड़ी हो। तो इसलिए कि कंटिन्यूस अपग्रेड करना, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बट जैसे मैंने पहले टूर्नामेंट जब गया था उस वक्त कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। उस वक्त तो एक तरह से कि मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से मोर और लेस जीता था। फिजिकल फिटनेस तो अच्छा किया ही था, बट
स्किल मैं कहूंगा कि आज की तारीख में फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद बहुत इंप्रूव हुई है। बाकी जो मेंटल फिटनेस है वो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप हनुमान जी का नाम लेके कर लीजिए, जो जिसके ऊपर आप विश्वास रखते हैं उनके नाम लेके कर लीजिए, आप मैदान पे अच्छा कर लेंगे। बिल्कुल सर, आपसे बात करते हुए आज का बेस्ट मोमेंट वो था कि आप दरवाजा खटखटा के देखिए, क्या पता कौन सा सपना सच हो जाए जो सचमुच इंस्पिरेशनल लग रहा है। और बहुत से लोग जो इस वक्त देख रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि उनके दिल में भी कोई खिलाड़ी बैठा है। तो सुहास जी से सीखिए, दरवाजा खटखटाइए, कोशिश कीजिए, अभी देर नहीं हुई है। सवाल यह है कि सर आप कह रहे हैं कि इसमें मेंटल टफनेस, मेंटल मेकअप बहुत मायने रखता है। एक खिलाड़ी जब बड़े लेवल पर, बड़े एरिना में उतरता है तो किस तरह से उसका मेंटल मेकअप होता है, क्या सोच के मैदान में उतरता है और कैसे वो फोकस रहता है कि वो परफॉर्म कर पाए, कैसे वो स्टिक टू बेसिक्स रहता है? मैं उदाहरण देता हूँ, मेरा ही टोक्यो पैरालंपिक्स में मेरा सेमीफाइनल था। इंडोनेशिया के फ्रेडी सेटियावान करके खिलाड़ी था, जिससे मैं एशियन गेम्स जकार्ता में क्वार्टर फाइनल हार चुका था। कल सुबह, अगले दिन सुबह सेमीफाइनल में मुझे पहुंचना था सुबह 7:30 बजे ग्राउंड पे। मैं रात में 10 बजे ओलंपिक विलेज में लाइट वाइट बंद करके मैं सो गया। मैंने, मुझे आँख तो बंद कर ली, नींद नहीं आई। 10-12 हुआ, 12 सुबह 3 बजा, और 5 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, और 5 से 6:30 बजे से 1.5 घंटे में सोया हूँ। और फिर कोच ने दरवाजा खटखटाया कि तैयार हो जाओ, निकलना है। तो हम पहुंचे, तो रात भर सोया नहीं हूँ प्रेशर की वजह से कि अगले दिन भाई जिंदगी एक तरह से कि डू और डाई है। और जब मैं देखा तो वहां अभी मैदान में उतरना ही है, तो पूरा आपको मैं अच्छे से ये किया। देन मैं देखा कि वो भी, जो दूसरे खिलाड़ी है, वो भी उतनी टेंशन में, वो अपने भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, मैं अपने भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ। एंड देन आई डिड मेडिटेशन फॉर 1 मिनट बिफोर एंटरिंग द ग्राउंड। मैंने अपने आप को ये कहा कि मैंने इससे पहले जितने भी साल मैंने जो भी किया है वो मायने नहीं रखेगा, और अगले 1 घंटे बाद जिंदगी में जो भी करूंगा तो वो भी मायने नहीं रखेगा। अगले 1 घंटे मेरे जिंदगी का वो पल है जहां मैं अपनी जी जान वहां लगा दूंगा। एक एक पॉइंट के लिए फाइट करूंगा, हारूंगा जीतूंगा ये मुझे नहीं पता है, बट मैं 1 घंटे लड़ जाऊंगा। और मैं इसी एक पूरा, एक तरह से मेरे अंदर गूज बम्स आई कि मैं पूरा इसी एड्रेनलिन के साथ उतरा, और लगभग 45 मिनट में वो डायरेक्ट सेट में मैं वो मैच जीता। और शायद मुझे वही 45 मिनट या 1 घंटे की परफॉर्मेंस की वजह से आप मुझे इंटरव्यू कर रखे हैं ना, ये मैं चाह रहा हूँ कि जिंदगी में ऐसे पल में देयर इज नो वन राइट वे। आपके माइंड को क्या सूट करता है, कैसे आप अपनी माइंड को ट्रेन करते हैं, आपके माइंड को आप खुद ही बेहतर जानते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। तो आपको जो भी मोटिवेट करता है, मैं खासतौर पे यंगस्टर्स को ये कहूंगा कि आप वो पल याद करिएगा। और कुछ ऐसे पल आती है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर समटाइम्स इन लाइफ, उस टाइम पे अपनी जी जान लगा दीजिए। अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर, बस आपको पता होना चाहिए कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कब करना है और कैसे करना है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण सुहास यथिराज हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं। सुहास जी, क्योंकि मेंटल मेकअप की बात हो रही है, साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात हो रही है, चाहे हम खेल की बात करें या खेल के बाहर जीवन की बात करें, कहा यह जाता है कि अगर आपने यहां जीत लिया तो समझिए आधा गेम आप ऐसे ही जीत चुके हैं। और खासकर खेलों में तो सबसे ज्यादा लड़ाई जो होती है वो मेंटल लड़ाई होती है। चाहे हम क्रिकेट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसी टीमें हैं जो मैच से पहले अपने प्रतिद्वंदी के साथ मेंटल गेम खेलना शुरू कर देती हैं। यही बैडमिंटन में भी होता है। मुझे एक मुकाबला याद आ रहा है साल 2016 का जो ओलंपिक्स था, जिसमें पीवी सिंधु और स्पेनिश खिलाड़ी कैरोलिना मरीन जो है फाइनल मुकाबला खेल रहे थे, और किस तरह से कैरोलिना मेंटली पीवी सिंधु पर हावी हो रही थी। जो उनके लाउड चीयर्स थे और जो एक प्रेशर बनाने की, डोमिनेशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी। जब इस तरह के ओपोनेंट्स आपके सामने आते हैं, तब आप कैसे अपने माइंड को स्ट्रांग रखते हैं और अपने माइंड में ये इस बात को बिल्कुल लॉक करके रख लेते हैं कि मुझे इफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि अगर मैंने मेंटली लूज किया तो शायद मैं ये गेम हार जाऊं? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे भी बैडमिंटन में ये बहुत होता है। मेंटल डोमिनेशन करने के लिए बहुत खिलाड़ी सोचते हैं, और मैंने ये जब नए नए में एंट्री किया था तो मैं विचलित हो जाता था कि लोग जानबूझ के रेस्ट ले लेंगे, सॉफ्ट ये लेस उतारने लगेंगे या शूटिंग करने लगेंगे।
सो देन यू ग्रो, यू बिकम मेच्योर, आप फिर दूसरे की एक तरह से माइंड को रीड करने लगते हैं, एंड देन यू, हमेशा ये होता है कि स्पोर्ट्स में यू हैव टू मेंटेन योर कंपोजर। अंदर आपको आपकी गेम मालूम होनी चाहिए, आपको आपकी बेस्ट देना चाहिए। कोई भी स्पोर्ट्स हो, वेदर इट इज बैडमिंटन और एनी स्पोर्ट, यू कैन ओनली गिव योर बेस्ट, एंड उसको कंप्लीटली एक तरह से जितना आप ट्रेनिंग करेंगे ऑटो पायलट मोड में, जब भी मैच होता है बड़े मौके पर, इट्स बेसिकली ऑटो पायलट मोड है। आपने जो ट्रेनिंग में जो इन सबको कंटिन्यूअसली किया है, बार बार किया है, वो ऑटो पायलट मोड में वहां एग्जीक्यूट करना है, विचलित ना होते हुए। सो दिस इज, जैसे कहते हैं ना, पत्थर खा खा के सीखते हैं, हमने भी ऐसे ही सीखा है। पहले मैं बहुत टूर्नामेंट में विचलित हुआ हूँ, बट नाउ आई थिंक आई हैव ग्रोन बियॉन्ड दैट एंड आई डू मच बेटर नाउअडेज। सुहास जी, ये तो आपके सफर की बात हुई, लेकिन अब बात उस सफर की भी कर लेते हैं जो हमारे खासकर बैडमिंटन के खिलाड़ियों ने तय किया है। 117 खिलाड़ियों का जो दल है वो पेरिस जाएगा, जिसमें से 7 बैडमिंटन में प्रतिभाग करेंगे। मिक्स डबल, विमेन डबल्स में 2 खिलाड़ी, पुरुष डबल्स में 2 खिलाड़ी, इसके अलावा सिंगल, लेडीज सिंगल की बात करें, विमेन सिंगल की बात करें तो सिर्फ पीवी सिंधु हैं जिनसे मेडल की उम्मीद रहेगी। और अगर मेन सिंगल की बात करें तो लक्ष्य सेन, उभरता हुआ बैडमिंटन का सितारा, नजर उन पर रहेगी। इसके अलावा एच एस प्रणॉय पर रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम पीवी सिंधु की बात करते हैं। आप खुद एक शटलर हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और आप, मुझे पूरा यकीन है कि इन खिलाड़ियों को बारीकी से देखते होंगे, आपको इनके मैचेस देखने में इंटरेस्ट होगा। तो आप किस तरह से पीवी सिंधु के गेम को रीड कर रहे हैं? क्या जो गोल्ड का सूखा है, हालांकि 2 बार की ओलंपियन है, चैंपियन है, सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल इनके पास है, लेकिन वो जो गोल्ड का सूखा है, क्या इस बार वो खत्म होगा? देखिए, बैडमिंटन में भी आज की तारीख में आप जितने भी पिछले कुछ महीनों का टूर्नामेंट्स देखिएगा, इट्स वेरी हाईली कम्पिटिटिव सर्किट। आप अगर लेडीज सिंगल्स का लेंगे, पीवी सिंधु को रिलेटिवली अच्छा ड्रॉ मिला है। आई थिंक शी विल डू एक्सट्रीमली वेल इन प्रिलिमिनरी स्टेजेस। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नॉकआउट स्टेजेस पे, खास तौर पे क्वार्टर फाइनल एंड बाद में, उनको जो खिलाड़ी मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। आन से यांग है, शेन यूफे है, या रचनौक है, इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी है। और वहां पे मैं क्योंकि मैं खुद महसूस किया हूं, तो हमेशा खिलाड़ी के ऊपर हमें दबाव नहीं डालनी चाहिए। आई एम श्योर पीवी सिंधु विल डू हर बेस्ट टू, एंड शी हैज द कैपेबिलिटी टू डिफीट ऑल ऑफ देम। कि जो जितने भी खिलाड़ी हैं जो सर्किट में इनसे ऊपर रैंक में है आज की तारीख में, उनके अंदर कैपेबिलिटी है। पीवी सिंधु का हाइट उनके एडवांटेज में है, बट इट इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव। सो इसलिए उस दिन वो जो अच्छा खेल लेंगे वो जीतेंगे। एंड इवन इन मेंस सिंगल्स में अगर मैं कहूँ, बोथ प्रणय एंड लक्ष्य, उनको इनिशियल लक्ष्य को थोड़ा सा पहले ही, या आप कुछ बता रही है? पवन एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं पीवी सिंधु की। उससे पहले पीवी सिंधु से ही जुड़ा मेरा एक बड़ा टेक्निकल सा सवाल है, और आपसे बेहतर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जो इसका जवाब दे, क्योंकि आपने हाइट का जिक्र किया, और पीवी सिंधु के साथ हमने देखा है कि उनका जो लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ है वो कम है एज कंपेयर टू प्लेयर्स जो डोमिनेट करते हैं। चाहे आप चाइनीज, जापानीज प्लेयर्स की बात करें, या फिर वो प्लेयर्स जो इस वक्त रैंकिंग में नंबर 1 है, या जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। तो वो लाइट फुटवर्क कैसे आएगा, और क्या उनकी हाइट का एडवांटेज यहां उन्हें मिलेगा जब प्लेयर्स इतने अजाइल हैं और इतने तेज हैं कि आपको पता नहीं चलता शटल कहां से मारी और कब दूसरी तरफ चली गई? आज की तारीख में अगर आप वर्ल्ड बैडमिंटन में देखेंगे, आप अगर पहले मेंस का देखेंगे, आप देखिएगा कि टॉप 10 में जो हाइट में, अगर बहुत टेक्निकल बात बताऊं, ये सब लोग समझ भी लेंगे आराम से, 5'9", 5'10" से ऊपर ही लगभग सारे लोग हैं। एंड जो वर्ल्ड नंबर 1 आप एक्सेलसन या आप शियूची वगैरह देखिए, 6 फुट से अधिकांश, जो इवन लीजी जिया है। सिमिलरली जो मेल जो बैडमिंटन स्टार्स को 6 फुट से अधिक होने का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। नाउ कमिंग टू, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फीमेल एथलीट्स है बैडमिंटन में, जितना भी आपका हाइट अच्छा रहता है उससे फायदा जरूर मिलता है, क्योंकि आपका कोर्ट कवरेज में बाकी लोग अगर 2 स्टेप ले रहे हैं तो आप एक ही स्टेप में जाएंगे, फिर सेंटर में एक आपको जल्दी कोर्ट कवरेज करेंगे। बट देन हमेशा बैडमिंटन में आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, खास तौर पे जब आप डिफेंस करते हैं, तो लो होना जरूरी है। तो जो बैडमिंटन एथलीट जिनकी हाइट ज्यादा रहती है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे वो लो रखेंगे, तो वो हमेशा एक चुनौती रहती है, खास तौर पे जब आगे झुक के लेना पड़ता है। तो पीवी सिंधु के लिए ये चुनौती जरूर है, बट आई थिंक शी हैज वर्कड वेरी वेल इन दैट रिगार्ड।
उनकी जो डिफेंस है पहले के सापेक्ष काफी इंप्रूव हुई है। तो बट एज आई सेड द सर्किट इज वेरी, जैसे उदाहरण के लिए आप एनसी यांग और ताई त्सु यिंग जो टॉप 1-2 एथलीट्स है, आप उनकी गेम देखेंगे, बहुत ऑलराउंड और अच्छी गेम है। कहीं ना कहीं आप ये तैयार रहना पड़ेगा पीवी सिंधु को कि 10 स्ट्रोक में भी एक रैली खत्म नहीं होगी, 15 से 20 स्ट्रोक तक रैली चलती रहेगी और उसके बाद पॉइंट मिलेगा। कहीं ना कहीं वो माइंडसेट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लड़ाई लंबी चलेगी बट जीत किसी का भी हो सकता है। लंबी रैली के लिए तैयार होना होगा। सुहास जी हमारे साथ बने रहिए। पहले एक बार ओलंपिक की बात हो रही है और पीवी सिद्धू की बात हो रही है, तो ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाने वाली भारतीय महिला शटलर पीवी सिद्धू पर इस बार भी मेडल जीतने का दारोमदार होगा। 2016 और 20 में पीवी सिंधु 2 बार मेडल जीत चुकी है। अब की बार उनकी नजर पेरिस में गोल्ड पर टिकी है। कैसी है सिंधु की तैयारी और क्या है उपलब्धियां उनके नाम पर, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर यह चर्चा जारी रखेंगे। पीवी सिंधु, वो नाम जो पिछले एक दशक से भारतीय बैडमिंटन की सबसे बड़ी पहचान बनकर उभरा है। साइना नेहवाल ने भारत में बैडमिंटन, खासतौर पर विमेन्स सिंगल्स को जो मुकाम दिलाया, सिंधु ने उसे नई ऊंचाइयों पर ही पहुंचाया। लंबे कद के साथ तेज तर्रार रिटर्न की अपनी काबिलियत से विरोधियों को धूल चटाने के लिए मशहूर सिंधु कई सालों से इस इवेंट में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद रही हैं। ओलंपिक हो या एशियन गेम्स या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, भारत की सबसे मजबूत दावेदार सिंधु ही रही हैं। 21 साल की उम्र में पहला ओलंपिक खेलने वाली सिंधु अब अपने तीसरे ओलंपिक में भी मेडल्स की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेंगी और भारत की झोली को भरने में मदद करेंगी। साइना नेहवाल की तरह सिंधु ने भी हैदराबाद में गोपीचंद एकेडमी से ही बैडमिंटन की भाषा सीखी और इस खेल में खुद को निखारा। 2013 में सिंधु सही मायनों में देश और दुनिया की नजरों में आई, जब सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये मेडल जीतने वाली वो सिर्फ दूसरी और पहली भारतीय महिला थी। इसके बाद तो उन्होंने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज फिर से जीता और आखिरकार 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। इसके बाद अपने पहले ओलंपिक में सिंधु ने कमाल कर दिया। रियो 2016 ओलंपिक में सिंधु ने सनसनीखेज प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। बस यहाँ वो स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार गई और गोल्ड से चूक गई, लेकिन ओलंपिक में बैडमिंटन का सिल्वर जीतने वाली वो पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। ओलंपिक में सिंधु का कमाल दोबारा दिखा, जब टोक्यो 2020 में वो फिर मेडल जीत कर लौटी। हालांकि इस बार भी गोल्ड नहीं आया, जबकि रंग भी बदला हुआ था, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल के साथ वो 2 अलग अलग ओलंपिक में मेडल जीतने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय एथलीट बन गई। अब पेरिस में वो 3 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन सकती हैं। सिंधु एक बार फिर ओलंपिक में भारतीय उम्मीदों का केंद्र होंगी। पेरिस ओलंपिक तो उनके लिए और भी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि वो पहली बार ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगी। बैडमिंटन फैंस सिंधु के बारे में एक बात सबसे अच्छे से जानते हैं और दांव लगा सकते हैं, तो वो ये है, बड़े इवेंट्स में स्टार शटलर के प्रदर्शन की काबिलियत और ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, इसमें उम्मीदों की बात है, लेकिन हकीकत ये भी है कि पीवी सिंधु की पिछले 1.5 साल में फॉर्म ज्यादा अच्छी रही है। इंजरीज बहुत रही हैं। सुहास साहब हमारे साथ है। सर, प्लेयर के अंदर टैलेंट है, एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, लेकिन जब इंसान फॉर्म से बाहर हो तो उस फॉर्म में वापस आना कितना बड़ा चैलेंज होता है और इसको कैसे पार पाया जा सकता है। पीवी सिंधु से उम्मीदें बात अलग है, रियलिस्टिक क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी। और इसी में सुहास जी, मैं लक्ष्य सेन को भी जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम चल रही है। प्लेयर बहुत अच्छा है, बहुत ही उम्मीदें हैं उनसे, लेकिन इंजरीज बहुत हो रही हैं। जो पीवी सिंधु की एक अच्छी चीज ये है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। जैसे आपने एवी में दिखाया कि वो जब मेजर टूर्नामेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस लेवल कंपेयर टू अन्य टूर्नामेंट्स पहले से हमेशा अच्छी रही है। सो दैट इज एन एडवांटेज दैट शी वुड हैव। उनका ग्रुप स्टेजेस का जितना मैंने ड्रॉ देखा है, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी क्वाइट इजी फॉर हर। तो नेक्स्ट जो
शुरुआत इजी है, बट देन वंस शी गोस आगे जब जाएंगी फाइनल में तो पहुंचेंगी, हाँ, तब हाँ मुकाबला थोड़ा तो मुश्किल। उस वक्त काफी उनको सीरियस खिलाड़ी मिलेंगे, और वो दिन की बात होती है। और ओलंपिक्स में तो आप ये मान के चलिए हर खिलाड़ी तो चाहते ही है कि दुनिया देख रही है तो वो अपना बेस्ट दे। तो इसलिए कि मुझे ये लगता है पर्सनली कि फॉर्म बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है इन मेजर टूर्नामेंट्स। तो फॉर्म इज ओनली गुड फॉर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप उसको वो एक तरह से हर्डल को पार कर लिया कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ खेल लिया, तो इन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स में बाकी टूर्नामेंट्स की तरह बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। यू कैन जस्ट गो देयर एंड एंजॉय योरसेल्फ एंड परफॉर्म। एंड लक्ष्य सेन के लिए भी मेंस जो ड्रॉ है आज की तारीख में, वो भी लक्ष्य सेन को ड्रॉ भी जो ग्रुप स्टेज है वो भी थोड़ा सा इनके अनसीडेड है। ये इनका पहला ही मुकाबला जोनाथन क्रिस्टी से होगा, वर्ल्ड नंबर 3 है ये। जोनाथन क्रिस्टी अभी ऑल इंग्लैंड चैंपियन भी रहे हैं और इंडोनेशिया की बहुत अच्छे खिलाड़ी है। और वो अगर लक्ष्य सेन जीतेंगे तो उनके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा एक बूस्ट मिलेगी। और उसके बाद तो ये मान के चलिए अगर वो मैच जीतेंगे तो फिर वो आगे वो जीत भी सकते हैं, क्योंकि जोनाथन क्रिस्टी का भी क्योंकि मैं मैच उनका भी लगभग काफी मैचेस देखा हूं, तो वो भी क्या अच्छा खेलते हैं, बट जो ऐसे टूर्नामेंट्स में हार जाते हैं। वैसे जोनाथन क्रिस्टी और लक्ष्य सेन का 4 बार जोनाथन जीते हैं, 1 बार क्रिस्टी, तो वो मेंटल प्रेशर तो रहेगा ही। बट जोनाथन क्रिस्टी का जो मेजर टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा, वो बहुत अगर एक बार गलती करना शुरू करते हैं तो कंटिन्यूसली कई गलती कर देते हैं। तो लक्ष्य सेन इन दैट सेंस इज मोर डिसिप्लिन। सो इसलिए लक्ष्य सेन के लिए इट इज ड्रॉ। अगर वो प्रिलिमिनरी जीत जाते हैं ग्रुप स्टेजेस, देन इट बिकम्स लिटिल इजियर इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस। बट अगेन आप मेल एथलीट्स का आप अगर देखेंगे, एक्सेल सन हो, गिंटिंग हो, जोनाथन क्रिस्टी हो, चाइना के 2 प्लेयर्स है, उनको देखेंगे, इतना ज्यादा टफ कंपटीशन है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। सो ऑन द डे जो अच्छा खेलेंगे तो दे आर गोइंग टू विन द टूर्नामेंट। क्योंकि आपने मेल प्लेयर की बात की तो जल्दी से 3 खिलाड़ी और हैं, एचएस प्रणॉय, सात्विक चिराग। एचएस प्रणॉय की बात करें तो सीडेड खिलाड़ी हैं ये, मतलब इनका जो शुरुआती सफर रहेगा ग्रुप मैचेस वो इजी रहेंगे, लेकिन जैसे वही पीवी सिंधु की तरह आगे पहुंचेंगे तो मुकाबला चैलेंजिंग होगा। और साथ ही सात्विक और चिराग की बात की जाए तो ये तो वो जोड़ी हो गई है, वो कहते हैं ना फिल्मों में कई बार डायलॉग यूज होता है, क्या 2 बॉडी और 1 जान 1 दिल, उसी तरह का इन दोनों का मैच परफॉर्मेंस नजर आता है। आप कैसे देखते हैं? आई थिंक सात्विक चिराग का अगर मेडल नहीं आएगा, आई विल बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। जितना उनकी परफॉर्मेंस रही है विगत कुछ टूर्नामेंट्स में, आई एम ऑलमोस्ट सर्टन दैट दे आर गोइंग टू विन अ मेडल। कौन से मेडल जीतेंगे दैट इज टू बी सीन। सो बट देन अगेन वो क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 रहे हैं, बट मैं अपने आप को भी ये कहता हूं तो इट डज नॉट मैटर आप वर्ल्ड में क्या हो, तो यू हैव टू परफॉर्म ऑन द डे। सात्विक चिराग ने इतने जगह अच्छा किया तो उनको कॉम्प्लेसेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपनी नेचुरल गेम खेल लेंगे तो इजीली मेडल जीत जाएंगे। उनको रिलेटिवली, क्योंकि वो मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे बात किया हुआ है, तो 1-2 ऐसे पेयर हैं जो वो चुनौती महसूस करते हैं। मुझे लगता है वो सेमीफाइनल, फाइनल में ही मिलेंगे, उससे पहले उनको मुश्किल ही मिलेंगे। जी। एचएस प्रणॉय, एचएस प्रणॉय का भी विगत जो इधर जो पिछले कुछ माह में जो फॉर्म है, तो ही कैन डेफिनेटली इंप्रूव। अगेन एचएस प्रणॉय का भी अच्छी चीज ये है कि वो जो बड़े टूर्नामेंट्स में आप देखेगा, एशियन गेम्स में एचएस प्रणॉय ने मेडल जीती थी, तो बड़े टूर्नामेंट्स में ही अगेन परफॉर्म्स क्वाइट वेल। ही इज मेंटली वेरी स्ट्रांग, ऑलराउंड प्लेयर है। बट देन अगेन मेल बैडमिंटन सर्किट में स्पीड इतना ज्यादा है, मुझे लगता है वहां एचएस प्रणॉय कैन कोशिश तो वो मैक्सिमम करते हैं। आई थिंक सम ऑफ द चाइनीज एथलीट्स, इंडोनेशियन एथलीट्स, जो उनकी स्पीड है दैट इज क्वाइट फास्ट, बट इनकी मेंटल स्ट्रेंथ है, ही कैन डेफिनेटली गो मच डीपर, मतलब कर सकते हैं। बट देन फॉर दैट अगेन, जैसे मैंने कहा कि ये सर्किट इतनी ज्यादा स्ट्रांगली कंटेस्टेड सर्किट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से ऑन द डे कौन किसको हराएगा जिताएगा। मतलब जिसका दिन अच्छा होगा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। पवन, मेरे अंदर का खिलाड़ी निकल के बाहर आ रहा है। एक सवाल मैं और सुहास जी से ले लेती हूँ। सुहास जी, हमने सारे प्लेयर्स की बात की, एक प्लेयर और रह गया है, अश्विनी और क्रास्टो। अश्विनी की बात की जाए, इनके पास अनुभव है। क्रास्टो की बात की जाए तो ये यंग प्लेयर हैं, ये बड़ी एजाइल हैं, लाइट ऑन फीट हैं, और इस विमेन डबल पेयर से क्या उम्मीद की जाए?
विमेन डबल प्लेयर भी अच्छी कर सकती है। जैसे आपने कहा, अश्विनी हैज प्लेड मेनी मेजर टूर्नामेंट्स, सो शी नोज की मेजर टूर्नामेंट्स में परफॉर्म कैसे करनी है। दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है और क्रास्टो की स्ट्रोक्स खास तौर पे अच्छी है, सो दे कैन आल्सो डू क्वाइट वेल। एंड विमेन डबल्स प्लेयर में भी वो ये होता है कि विमेन डबल्स में आप कितना अनफोर्स्ड एरर्स कम करें और शटल को डोमिनेटिंग तरीके से डाउनवर्ड ज्यादा से ज्यादा मारते रहे और अपने तरफ से पॉइंट ज्यादा से ज्यादा न दे दूसरे को। सो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर आल्सो वेरी स्ट्रांग कंटेंडर्स। यस, गलतियां कम करें। पवन, तो सुहास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने ओवरऑल पिक्चर के लिए, एंड बेस्ट विशेस टू यू एज वेल। और सचमुच आपका इंटरव्यू इंस्पायरिंग इंटरव्यू था, और खासकर जो माँ बाप सचमुच अपने बच्चों को खिलाना और पढ़ाना चाहते हैं वो सुहास जी की इंटरव्यू को जरूर सुनाएं, उनकी फिलॉसफी को जरूर सुनाएं। आप इंडिया टीवी के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सुहास जी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आगे आपकी और उपलब्धियां जब होंगी तो आपसे और बात करेंगे, आपसे और बहुत सारे गुर सीखेंगे। एंड कीप इंस्पायरिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो देखा कि सुहास जी की सबसे अच्छी बात ये थी कि माँ बाप सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो तो खेल नहीं सकते, और खेलो तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। सुहास जी ने दोनों जगह गलत साबित किया। आप पढ़ लिख के आईएएस भी बन सकते हैं और खेल के चैंपियन भी हैं। एनआईटी टॉपर है, आईएएस क्वालिफायर है, एशियन चैंपियन है, टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, तो सचमुच इंस्पिरेशन इन ऑल। पैरा बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियन है। इनकी जो अचीवमेंट की लिस्ट है ना वो छोटी नहीं है। पैरा बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियन है, इसके अलावा रैंकिंग इनकी नंबर 1 है। एशियन गेम्स में इन्होंने पैरा बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है, एनआईटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और 2007 यूपी कैडर से इन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया है। गौतम बुद्ध नगर के 2016 में मेरी इनसे मुलाकात हुई इनके ऑफिस में। तब तक किसी को नहीं पता था कि ये बैडमिंटन खेलते हैं, और मैं जब इनसे मिलने के लिए पहुंचा तो कहा गया कि सर तो आपको बैडमिंटन कोर्ट में मिलेंगे। वहां मुलाकात हुई, तब मुझे पता चला था ये खेलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में बैडमिंटन प्लेयर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स में भारतीय जोड़ी गोल्ड मेडल के लिए खेलती हुई नजर आने वाली है। सात्विक और चिराग ने इस महाकुंभ के लिए अपनी तैयारियां शानदार तरीके से की है। इस रिपोर्ट में हम दोनों स्टार प्लेयर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी गोल्ड मेडल के लिए खेलती हुई नजर आने वाली है। सात्विक और चिराग ने इस महाकुंभ के लिए अपनी तैयारी शानदार तरीके से की है। इस रिपोर्ट में हम आपको दोनों स्टार प्लेयर्स के बारे में बताएंगे। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी का जन्म 13 अगस्त 2000 में आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में हुआ था। सात्विक के बड़े भाई बैडमिंटन खेला करते थे। भाई को देखकर सात्विक ने भी खेलना शुरू कर दिया। चिराग शेट्टी का जन्म मुंबई में 4 जुलाई 1997 में हुआ था। चिराग जब हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में आए तब कोच ने सात्विक साईराज रंकीरेड्डी के साथ उनकी जोड़ी बनाई। इसके बाद दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साथ में खेलते हुए देश के लिए कई कीर्तिमान रचे। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने एक जोड़ी के तौर पर सबसे पहले साल 2018 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के मिक्स्ड डबल्स इवेंट्स में हिस्सा लिया और धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए भारत को गोल्ड दिलाया। इन दोनों ने 2019 में थाईलैंड ओपन का खिताब जीता और 2019 फ्रेंच ओपन के उपविजेता रहे। इस समय BWF बैडमिंटन रैंकिंग में ये जोड़ी वर्ल्ड नंबर 3 पर मौजूद है। साल 2024 में इन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई और 2 खिताब जीते। इस जोड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी हिस्सा लिया था, जहां ये दोनों ग्रुप स्टेज से भी बाहर हो गए। अब ये दोनों अपना दूसरा ओलंपिक खेलने जा रहे हैं। भारत को सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी से अब पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद होगी। बिल्कुल, गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद इस जोड़ी से सात्विक चिराग की। इनकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है पवन। मुझे पता नहीं आपको पता है नहीं पता है, लेकिन जिस दिन हम बैडमिंटन स्टार मधुमिता बिष्ट से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि सात्विक चिराग शेट्टी हैं, वो नॉर्थ से आते हैं, सात्विक हैं वो साउथ के हैं। तो पहले इनकी जोड़ी थी नहीं, ये जोड़ी इंटरनेशनल कोच ने बनाई और वो जोड़ी ऐसी बन गई कि अब ये अटूट है। लेकिन सात्विक बड़े वो चाह नहीं रहे थे कि वो चिराग के साथ जोड़ी बनाए खेले, और उसका रीजन पता है क्या था?
लैंग्वेज। अच्छा, कि बात कैसे करेंगे, संवाद कैसे करेंगे। लेकिन आप सोचिए, खेल इज बियॉन्ड लैंग्वेज। आपको किसी की भाषा समझ में आए ना आए, लेकिन वो इमोशन आप समझते हैं, खेल आप समझते हैं, इसलिए ये इस जोड़ी से बहुत उम्मीदें हैं और सबसे ज्यादा हॉट शॉट है, ये फेवरेट है, गोल्ड की उम्मीद की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि खेल की खासियत ये है कि सीमाएं तोड़ता है, बैरियर्स तोड़ता है। वो जो ओलंपिक का इतिहास अगर आप देखेंगे, ओलंपिक की शुरुआत क्यों हुई, एक कॉमन प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां जंग की ही बात ना हो, खेल की भी बात हो, इंसानियत की बात हो, मानवता की बात हो, ह्यूमन स्पिरिट को सेलिब्रेट करता है ओलंपिक। और ये हमारी बैडमिंटन जोड़ी उसी को रिफ्लेक्ट करती है। सोचिए, कहां एक बैरियर के चक्कर में वो दोनों साथ नहीं आना चाहते थे, आज नंबर 1 सीड जोड़ी हैं और सबसे ज्यादा उम्मीद उनसे की जा रही है मेडल की। बिल्कुल, और अगर सीडेड जोड़ी है, इसका मतलब यह है कि जो शुरुआती सफर रहेगा ग्रुप स्टेजेस में वो आसान रहेगा, लेकिन जैसे ये राउंड ऑफ 16 में पहुंचेंगे तो इनके पास बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे। वर्ल्ड नंबर 5, वर्ल्ड नंबर 7 से इनका मुकाबला होगा। वो जो जोड़ियां हैं वो भी बड़ा दमदार परफॉर्मेंस कर चुकी हैं, और अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट बराबर करा है, 3-4, 4-3 ऐसे रिकॉर्ड्स रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड बताते हैं कि कुछ भी हो सकता है, गेम इधर भी आ सकता है, गेम उधर भी जा सकता है। साइना नेहवाल की लेगेसी को आगे बढ़ाया पीवी सिंधु ने, और पीवी सिंधु अब की बार खुद मौजूद हैं और उस पीवी सिंधु की लेगेसी को आगे बढ़ाएगी ये जोड़ी। उम्मीद की जानी चाहिए। हालांकि वॉल ऑफ चाइना अभी भी क्रॉस करना इंडियंस के लिए मुश्किल रहा है। जितने भी मेडल बैडमिंटन में जीते हैं उसके 65% मेडल आज तक चाइना ने जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं वॉल ऑफ चाइना का क्या है। भारत ने, पूरे देश ने 35 मेडल आज तक जीते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक के ओलंपिक इतिहास में चाइना 35 गोल्ड मेडल जीत चुका है सिर्फ बैडमिंटन में। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की चुनौती, किस तरह के ओपोनेंट से बात करें। भारत के ओलंपिक्स में बैडमिंटन में मेडल की बात करूं तो एक मेडल मुझे पीवी सिंधु का ही याद आता है, पिछले ओलंपिक्स का ब्रॉन्ज, उससे पिछला सिल्वर याद आता है। उसके अलावा और कोई मेडल है नहीं। साइना नेहवाल बहुत अच्छी साइना नेहवाल कहा, उनको भी ब्रॉन्ज मिला था। वो 3 मेडल याद है मुझे बस। और तीनों मेडल महिलाओं ने दिलाए हैं। बिल्कुल, महिलाओं ने दिलाए हैं, लेकिन ये सब किया पुलेला गोपीचंद और उनकी हैदराबाद वाली एकेडमी ने। और वहां जाकर लगता है कि हम चाइना को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास सिर्फ एक पुलेला गोपीचंद है और एक बैडमिंटन एकेडमी है जहां से ये सारे स्टार निकल के आ रहे हैं। पुलेला गोपीचंद को अगर हम आज याद कर रहे हैं तो याद करना प्रकाश पादुकोण को भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस गेम को जो स्टैंडर्ड उन्होंने दिलाया, जो रिकॉग्निशन उन्होंने दिलाई एज अ प्लेयर, उसके बाद एज अ कोच वो जो रिकॉग्निशन दिला रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, ऑल इंग्लैंड खेलने वाले, ऑल इंग्लैंड खेला था उन्होंने प्रकाश पादुकोण, और बैडमिंटन को पॉपुलराइज करने में और इंडिया में इंपॉर्टेंट बनाने में प्रकाश पादुकोण का जिक्र था। और जिस गुरुजी की मैं बात कर रहा हूं उनसे आप मिलिए, वो सिंसियरिटी, वो तपस्या, वो उनकी एकेडमी, वो ज्यादा बोलते नहीं है। धन्य है वो एकेडमी जहां से चमकते सितारे निकले हैं। और क्योंकि प्रकाश पादुकोण की बात हो रही है तो पीवी सिंधु के इस बार एज अ कोच गए हैं, एज अ मेंटोर गए हैं प्रकाश पादुकोण। तो उम्मीद यही रहेगी कि जिस तरह का पीवी सिंधु का परफॉर्मेंस बड़े गेम्स में रहा है, बड़े गेम्स में कैसे वो आउटशाइन होती हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देती हैं, उसी तरह की परफॉर्मेंस इस बार उनसे ओलंपिक्स पीवी सिंधु के सामने सिर्फ चुनौती ये है कि कैसे अनफोर्स्ड एरर से बचा जाए। पिछले परफॉर्मेंस में देखेंगे, एक तो हेल्थ उनका कंसर्न है, एक अनफोर्स्ड एरर जो है वो बहुत खा रही थी, तो उस पर कैसे उन्होंने काम किया है वो देखना होगा। और वो हमने ब्रॉन्ज वाले मेडल में भी देखे थे, अनफोर्स्ड एरर की वजह से वो पिछड़ गई थी। अनफोर्स्ड एरर के साथ पवन, हम उनके लोअर बॉडी स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, फुटवर्क की बात कर रहे थे, अपर बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है। और जो उनके ओपोनेंट्स नंबर 1, नंबर 2 प्लेयर हैं, जो उनके लिए सबसे ज्यादा चुनौती होते हैं, दे आर वेरी लाइट ऑन फीट, मतलब इतना क्विक वो कोर्ट कवर करते हैं। तो इस बार स्पेशली उन्होंने अपनी लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए, अपने क्वाड्स के लिए, अपने थाइस के लिए बहुत मेहनत की, अपने हैम्स के लिए, और वो लाइट ऑन फीट रहे। बिल्कुल, इसका ध्यान रखा गया। और जैसे कि सुहास साहब बता रहे थे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे करने के लिए झुकना पड़ता है, जिसकी वजह से इंजरी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको झुक के आगे कोर्ट कवर करना है और पीछे जब आप स्ट्रेच करते हैं तो झुकने वाली फॉर्म से आप स्ट्रेचिंग फॉर्म में जाते हैं तो इंजरी का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हाइट ज्यादा होने की वजह से आपकी कोर्ट कवरेज ज्यादा अच्छी हो जाती है।
और पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर अपडेट इंडिया टीवी लगातार आपको दे रहा है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, बार बार पवन ने आपको बताया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक्स पर इंडिया टीवी की ग्रैंड मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप हमें हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, आप हमें कनेक्टेड टीवी, इंडिया टीवी कनेक्टेड टीवी पर देख सकते हैं, इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल पर आप हमें लाइव 24 घंटे देखते रहेंगे। इसके अलावा यूट्यूब स्पोर्ट्स पे भी आपको दिखाई देगा। ओलंपिक से जुड़ी हर खबर आपको मिलती रहेगी इंडिया टीवी पर। हमारे समीप जी पेरिस पहुंच चुके हैं, वहां से भी अपडेट आपको लगातार मिलेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही नहीं, और कवरेज और एक्सपर्ट्स और एनालिसिस के साथ वापस हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए इंडिया टीवी, इंडिया मांगे गोल्ड।